वेलकम एवरीवन। आदित्य सिटीज क्लासेस चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। और सभी लोगों को मालूम है कि चैनल्स पर अभी क्लासेस जो है प्रीवियस ईयर सिटी मैथ पेडोलॉजी को बेसिस लेवल से बताया जा रहा है। और इस क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। और आज 11 जनवरी 2022 जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए थे सीटेट का, आज उस प्रश्न को आपको विस्तार पूर्वक से आपको सोल्व किया जाएगा। और इसमें जितने भी आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो आपको पीडीएफ आपके सामने शेयर कर दिया जाता है। जो लोग हमसे मांगते हैं सिर्फ उन्हीं लोग को दिया जा रहा है, सभी लोग के साथ ये शेयर नहीं किया जा रहा है। और आपके एग्ज़ाम्स कैसे जा रहे हैं वो भी बताएं। और जिन लोग के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर एक बार जाकर चेकिंग कर लें। आपको सीटीपी का, मैथ पेडोलॉजी का, मैथ आपको न्यूमेरिकल्स का और मैथ आपको थ्योरी का, फिर सीडीपी थ्योरी, सीडीपी जो नॉर्मल्स जो क्वेश्चन थे उस चीज़ का, सभी चीज़ क्लासेज आपको हो चुकी है। तो एक बार जरूर जाके आप चेक कर लीजिए मेरे प्लेलिस्ट में। और शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ज़्यादा लंबा देर नहीं जाएगा। आज का क्लासेस लंबा देर नहीं जाने वाला, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने देखा हूँ कुछ ज़्यादा उतना हार्ड्स नहीं है। फिर भी आज का क्वेश्चन देखिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रहा, स्क्रीन के सामने। इसको पढ़िए और जिन लोगों को आता है वो नीचे लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट suited for the development of spatial understanding among primary grade learners। तो कल मैंने आपको स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग के बारे में कल आपको बताया भी था, पढ़ाया भी था, बताया भी था। जिन लोगों ने अभी तक क्लासेज मेरा कल नहीं देखे हैं, कल पहला क्लास हुआ था आपका मैथ पेडोलॉजी का। ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, तो वो लोग जोड़ जाके देखे। पहला है रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सेकंड है ड्राइंग मैप ऑफ देयर होम्स शोइंग रिलेटिव साइज एंड पोजीशंस ऑफ रूम। थर्ड है मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ऑन ए मैप। फोर्थ है रिकॉर्डिंग द नेम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। प्रश्न को हिंदी में देखिए। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में दिक् स्थान संबंधित समझ के विकास के लिए अधिक उपयुक्त है? संख्या रेखा पर निरूपित करना, उनको घेरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना, एक मानचित्र व दो शहरों के बीच की दूरी को मापना, ज्यामितीय आकृतियों के नामों को पुनः स्मरण करना। बताइए नीचे यानी लाइव चैट कमेंट कीजिए। मैं क्वेश्चन पूरा जूम कर देता हूँ। और जो ऑप्शन जो होगा आपको इस दोनों में से एक होगा, बताइए। तो दिक् स्थान के बारे में मैंने कल आपको क्या बताया था, और ये दिक् स्थान इसमें पूछ रहा है वो प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है। कल मैंने आपको जो दिक् स्थान बताया था उसके बारे में भी आपको कल मैं जिक्र कर चुका हूँ। कल मैंने आपको दिक् स्थान के बारे में क्या बताया था? दिक् स्थान जो है वो ज्यामिति से आपको जुड़ा हुआ है। उसमें ज्यामिति के आकारों को बनाते हैं, समझते हैं, उसकी तुलना करते हैं, सब कुछ उसका करते हैं ज्यामिति का ही। ठीक है। कल मैंने आपको 2-3 आपको इमेज ही बनाया था ज्यामिति का। तो उनमें जो पहला है कि संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना, तो ये गलत है, क्योंकि आपका जो दिक् स्थान जो है वो किस चीज़ का आपको तुलना करता है, बताता है, वो आपको बताता है ज्यामिति के बारे में। तो पहला तो गलत है। ठीक है। उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना, ये बिल्कुल राइट आंसर है। कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक स्तर में जो बच्चे जो हैं उनको हम बोलेंगे कि बालक इस बर्ड को देखो, इस टेबल को देखो, अपने घर में देखो, घर में अपने सिलेंडर है उसको भी देखो, और उसका तुम मानचित्र बनाओ। तुम जिस प्रकार से बनाना आता तुम उस प्रकार से उसका मानचित्र बनाओ। बालक जब उस प्रकार का जब मानचित्र बनाएगा तो बालक को बोलेंगे कि ये क्या होता है, ये सिलेंडर होता है, ये जो इनके जो नाम होते हैं ज्यामिति का मैं उनको बताऊंगा। जैसे कि बालक को कहेंगे कि बालक तुम्हारे घर तुम शाम में क्या करते हो, तो बोलता कि हम क्रिकेट खेलते हैं। तो उससे पूछेंगे कि तुम किससे खेलते हो, तो वो बोलेगा सर हम इस बॉल से खेलते हैं। तो बॉल जो आपका क्या है वो आपका सर्कल है। तो इस प्रकार से बालक को आकृति बनाने के लिए कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दिक् स्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन इससे कंफर्म आता है। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा दिक् स्थान के बारे में। चलिए बताइए। एज पर एनसीईआरटी
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम ग्रेड थर्ड लर्नर्स? व्हाट इज द पैलेस वैल्यू ऑफ 4 इन 543? आइडेंटिफाई द नेक्स्ट शेप इन गिवन पैटर्न ऑफ शेप्स। सोल्व 1/3 प्लस 1/4 4 है। सोच दैट 2 into 5 इज द सेम एज 5 into 2। प्रश्न को इंग्लिश में देख लीजिए, नीचे लेफ्ट साइड कमेंट्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। एज पर एनसीईआरटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम ग्रेड 3 लर्नर्स। यहाँ पर आपको नॉट पूछा है, निगेटिव पूछा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव पूछ रहा है कि निगेटिव पूछ रहा है। चलो प्रश्न को हिंदी में देखिए कि एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। संख्या 543 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। पहचाने की दी गई आकृतियों की श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी। 1/3 प्लस 1/4 को हल करें। दर्शाएं कि 2 गुना 5 और 5 गुना 2 का समान है। बताइए, मैं नीचे इसका स्क्रॉल भी करूंगा इसका आंसर। और किससे पूछ रहा है? कक्षा 3 का, मतलब क्लास 3 वर्ग का। ठीक है, देखिए इसका, बताइए। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं आपको इसके बारे में, और इसके बारे में जितना भी पॉइंट्स है वो आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मांगेंगे उन्हीं लोग को दिया जाएगा। तो इसके जितने भी मुख्य जो पॉइंट है वो आपको पीडीएफ बना करके आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि किससे? क्लास 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। तो वो पैलेस वैल्यू मान जो निकालना जो होता है वो सीख जाते हैं, वो इससे अधिगम कर लेते हैं, पहचान जाते हैं। ठीक है, पहचानने की दी गई आकृतियों की श्रृंखला की अगली आकृति क्या होगी, इसके बारे में बालक है जो जान जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक इमेज बना रहा हूँ यहाँ पर, समझिएगा। देखिए यहाँ पर एक छोटा हुआ, एक उससे बड़ा हुआ, एक उससे बड़ा गया। तो बालक यहाँ पर आकृति क्या कर रहा है? बालक यहाँ पर आकृति क्या समझ रहा है कि पहले ये होगा। बालक ये भी समझे कि पहले क्या होगा, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो बालक के कक्षा 3 के अधिगम में ये समझ जाता है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि अपेक्षित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 जो है वो अपेक्षित नहीं है। इसमें जो बालक जो है वो इसके बारे में नहीं सीखता है, नहीं अधिगम कर पाता है। इसको फ्रैक्शन के भिन्न को जोड़ बनाने में क्लास 4 वर्ग 4 में या 5th में वो सही ढंग से, सही रूप से वो सीख लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सी क्या है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, बताइए इसका। कहता है कि ए मैथमेटिक्स टीचर आस्क हर स्टूडेंट यू हैव 7 हैंडेड एंड यू हैव टू टेक अवे 7 टेंस फ्रॉम इट। which number do you get? One of the students, I will get 0. Which of the following statements is most appropriate with respect to the answer given by the student? इस प्रश्न को एटलास इतना मैं जूम कर सकता हूँ। चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 3 तीनों शो हो जाएगा कि द टीचर शुड हैव रिटन द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरियल्स फॉर स्टूडेंट टू सोल्व इट। The teacher should give at least 10 similar problems to solve till the students solve it correctly. The teacher should ask the student to explain process of arriving at the answer and plan remedial strategy accordingly. Fourth है आपका the teacher should solve the problem on blackboard using the correct algorithm. प्रश्न को हिंदी में देखिए कि गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि आपके पास 7 सैकड़े हैं और आपको उसमें से 7 तिहाई निकालनी है, आपको कौन सी संख्या मिलेगी? एक छात्र कहता है कि मुझे 0 मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छात्र द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में अति उपयुक्त है? शिक्षक को समस्या को संख्यात्मक रूप में लिखना चाहिए था ताकि छात्र उसे हल कर सके। शिक्षक को कम से कम 10 और समान प्रकार की समस्याएं हल करने के लिए देनी चाहिए जब तक छात्र उसे सही रूप से हल न कर ले। ऑप्शन नंबर सी 3 सी कह रहा है
शिक्षिका को छात्रों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझाने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। शिक्षिका को सही कलन विधि का उपयोग करते हुए श्याम पाठ पर समस्या को हल करनी चाहिए। चलिए बताइए। मैं फिर से इसको स्क्रॉल करूंगा, पहले क्वेश्चन को तुम पर ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल करूंगा। चलिए तो हम बताते हैं इसका क्या क्या प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन में आपको पूरा होने पर ही फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि शिक्षिका अपने विद्यार्थी से पूछती है कि आपके पास 7 सैकड़े हैं और उसमें आप 7 दिहाई निकाल रहे हैं। 7 सैकड़े मतलब कि 700, ठीक है, और उससे बोला जा रहा है कि हमने उसमें से 70 निकाल दिया, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन कर रहा है और आपको कौन सी संख्या मिलेगी, तो एक छात्र कहता है कि मुझे 0 मिलेगा, तो बालक इसको इस प्रकार से कर दिया, बालक इसको इस प्रकार से इसको कर दिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी कथन छात्र द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में अति उपयुक्त है। तो इसका आंसर कैसे होगा, इसका आंसर तो ऐसे होगा, इसका आंसर तो 0 तो नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर तो ये होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या करता कि शिक्षिका को समस्या को संख्यात्मक रूप से लिखना चाहिए था ताकि छात्र उसे हल कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। बालक को अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है तो बालक उसको मन में भी सोल्विंग कर सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या बिल्कुल उससे गलत है। आगे देखते हैं कि शिक्षिका को कम से कम 10 और समान प्रकार की समस्याएं हल करने के लिए देनी चाहिए जब तक छात्र उसे सही रूप से हल न कर ले। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक बालक को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, बालक को कॉन्सेप्ट और दिक्कतें समझ में वहाँ पर नहीं आएगी, बालक वहाँ पर शिक्षक से नहीं पूछेगा, तो तब तक उसको वो चीज़ सही रूप से सही ढंग से उसको नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 3 क्या बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षिका को छात्रों को उत्तर तक पहुँचने की प्रक्रिया को समझाने के लिए कहना चाहिए। अब शिक्षक यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर बताएंगे कि तुमको जो 0 जो आंसर जो आया, तुमने यहाँ पर जो 0 तुमने जो आंसर जो लाया तुमने इस प्रकार से तुमने माइनस करके तुम आंसर जो लाए हो वो कैसे लाए वो बताओ। उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। कल भी इस शब्द को जिक्र हो रहा था, उपचार दी का कल भी जिक्र किया जा रहा था शब्द को। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ में इसको नोट करवा दूंगा आप निश्चिंत रहे इसके लिए। क्लासेज को लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पर क्या ये भी आपका क्या बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो बालक को यहाँ पर जो शिक्षक जो कर रहे हैं कि बालक यहाँ पर जो शिक्षक जो है वो बालक की कमजोरी कमी को पहचान गए कि बालक कहाँ पर गलती किया है, कैसे गलती किया है। अब बालक को वहाँ पर शिक्षक उसको बताएंगे कि तुम इस प्रकार से जो बना रहे हो वो गलत होगा। ये जो संख्या जो होगी जो है आपका 70 वो आपको टेंस की जगह पर होगा, ठीक है। शिक्षक को सही कलन विधि का उपयोग करते हुए श्याम पाठ समस्या को हल करना चाहिए। ऐसा नहीं है। जब तक बालक को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक उसमें शिक्षक है जो कुछ नहीं कर सकते। उसको शिक्षक उसको 10 बार 20 बार ब्लैक बोर्ड पर क्यों नहीं बता दे। जब तक बालक को अपना खुद का गलती उसको पकड़ नहीं पाएंगे शिक्षक, तब तक शिक्षक है जो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़िए। एनसीएफ 2005 का क्लासेज मैं मैथ का स्पेशल करवा चुका हूँ। जिन लोगों ने अब तक नहीं देखे वो लोग जरूर जाकर देखें। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, वन ऑफ द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल्स इज इट इज मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटिक्स than to know a lot of mathematics. Which of the following reflects the meaning of above statement? It is more important to know how to develop mathematical thinking and ability to handle abstraction in children than to focus on how much mathematics a child know. बी ऑप्शन है कि मैथमेटिक्स एजुकेशन शुड फोकस ऑन इंक्लूडिंग ओनली दोज टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स करिकुलम व्हिच आर यूजुअली इन डेली लाइफ. Mathematics is useful in daily life, hence solving problems in mathematics will maximize the child's mind. 4 ऑप्शन करना है कि it is important to know how to solve various problems in mathematics, hence focus should be including maximum topics in mathematics curriculum. चलिए हिंदी में इस प्रश्न को देख लीजिए और बताइए हमको। प्रश्न को हिंदी में देख लीजिए और हमें जल्दी से लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर आ रहा है।
चलिए ठीक है। चलिए बताइए, हिंदी में प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूल में गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से एक है बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना कि अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। तो निम्नलिखित कथन में से कौन सा ऊपर कथन का अर्थ प्रतिबिंबित करता है? बच्चों को कितना गणित आता है इस पर बल दिए जाने के बजाय यह जानने का ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। गणित की शिक्षा को गणित पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को शामिल करने पर ध्यान देना चाहिए जो दैनिक जीवन में उपयोगी है। तो ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ केवल दिया है, केवल, तो ये ऑप्शन जिस प्रकार से आएगा उस प्रकार से शब्द से ही आप उसको निगेटिव काट छाट कर सकते हैं। गणित दैनिक जीवन में उपयोगी है, बिल्कुल सही है। इसलिए गणित में समस्याओं को हल करना बच्चे के मानसिक विचारों को गणितीकरण कर देगा। ठीक है, ये गलत है। कहने का मतलब सिर्फ आप डेली लाइफ से, ठीक है, गणित दैनिक जीवन में उपयोगी है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ खाली दैनिक जीवन में नहीं, उसका हर चीज़ में उसका उपयोगी है। चाहे वो क्लास वर्ग में पढ़ रहे हैं, चाहे आप कुछ काम कर रहे हैं, तो सब, चाहे किसी सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं, तो सब में क्या है, आपको जो गणित है जो वो सभी चीज़ में आपका उपयोगी है। ठीक है, फोड़ दे रहा है कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि गणित में विभिन्न समस्याओं कैसे हल किया जाए, इसलिए गणित के पाठ्यक्रम में अधिकतम विषयों को शामिल करने पर बल दिया देना चाहिए। तो ये जो बल जो शब्द है ना, वही आपका इस सेंटेंस को पूरा गलत है जो कर देता है। किसी चीज़ को आप फोर्स नहीं कर सकते। एनसीएफ में साफा कहा गया है कि किसी भी चीज़ को आप जो फोर्स है जो नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा क्यों राइट आंसर, मैं इसके बारे में बताया भी था, आपको पढ़ाया भी था जब मैंने आपको एनसीएफ 2005 का जब मैं क्लासेज लिया था, तो उसमें आपको जिसका मैं जिक्र भी किया हूँ। तो क्यों राइट है मैं इसके बारे में बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 क्या कर रहा था कि बच्चों को कितना गणित आता है, ये भी जानना जो इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा जानना ये इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है कि बच्चा को जो गणित जो आता है वो कितना आता है। ठीक है, इस पर बल दिए जाने के बजाय, अब इस पर बल न दिया जाए, यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे विकसित किया जाए। तो बालक को कितना गणित आता है, मैथ जो आता है, इस पर बल नहीं दिया जाए, बल्कि ये जानना जरूरी है कि बच्चों को जो गणित जो आता है ना, वो क्या आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और उसको चिंतन है कि नहीं, उसको लॉजिक है जो वो लगा सकता है कि नहीं, वो थिंकिंग कर सकता है कि नहीं। ठीक है, और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। जैसे कहने का मतलब ये है कि कल मैंने आपको जिक्र किया था, बताया था कि एक सर्किल मैंने बता दिया, एक मैंने आपको ट्रायंगल बता दिया था इस प्रकार से। तो ये सब चीज़ क्या आपका अमूर्त है। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम समझते हैं। इसको इस सर्किल तो वास्तव में तो कुछ तो है नहीं, लेकिन इसको अमूर्त के रूप में इसको हम लोग समझते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि बालक को इस प्रकार के अमूर्त वस्तुओं के द्वारा किस प्रकार से उसको विकसित किया जाए, और मैंने ये चीज़ आपको पॉइंट पढ़ाया भी था। चलिए ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि मिस्टर गोविंद wants to build patterns recognition skill in his grade 3 student. Which of the following activities can best help? Asking a student to make their family tree and compare it to that of their friend's family tree. Asking a student to observe the night sky and describe what they saw in class next day. Asking a student to find the national emblem of India in all their textbook. Giving building blocks and asking a student to arrange them in stacks of increasing height. चलिए प्रश्न देखिए कि श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि इसके लिए सबसे अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी। चलिए आप कमेंट्स में कमेंट करें और वीडियो को लास्ट तक जोड़ देखें और बने हुए रहें। इससे आपका 15 का 15 नंबर आपका पेडोलॉजी में आपका फिक्स है। आपको मैंने न्यूमेरिकल से मैंने पहले ही आपको 15 नंबर फिक्स करवा चुका हूँ और 15 नंबर इससे आपका पूरी तरह से फिक्स है। क्लासेज को लास्ट तक देखते रहें। तो छात्रों को अपने वंश वृक्ष बनाकर उसकी तुलना अपने मित्रों के साथ वंश वृक्ष करने के लिए कहना बिल्कुल गलत है। तुलना कभी किसी चीज़ को नहीं सिखाता है। किसी भी स्टडी में आपको तुलना करने के लिए कभी किसी चीज़ में कभी कुछ सिखाया आपको नहीं गया है। ठीक है, पहले इस प्रकार के जब आंसर जब निकालना जब रहता है ना आपको, तो आपको निगेटिव को छाटिए कि क्या क्या नहीं हो सकता है। छात्रों को रात को ध्यान
से आसमान देखकर उन्हें उन्हें जो देखा अगले दिन उसकी वर्णन अपनी कक्षा में करने के लिए कहना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ तो है नहीं। छात्रों को उनकी सभी पाठ्य पुस्तकों में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को खोजने के लिए कहना, ये भी गलत है। क्या कह रहा था कि श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहता है। कौशल, उसका मेंटल डेवलपमेंट उसको विकसित करना है। तो कौन सी गतिविधि, कौन सा जो गतिविधि है वो उसके लिए उपयोगी होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल उसके लिए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है उसके लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्यों आंसर राइट है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि समझिएगा कि कोई एक पैटर्न मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि इस प्रकार से कोई पैटर्न है, ठीक है। इस प्रकार से ढेर सारा पैटर्न है, ठीक है। और इस प्रकार पैटर्न को आपको ढेर सारा पैटर्न से आपको ना अति करना है, आपको कुछ ना कुछ बनाना है, कुछ ना कुछ आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ आपको बनाना है। बचपन में आपने देखा भी होगा कि आपके पास ढेर सारे इस प्रकार से बॉक्स आपके पास होता था और इससे बड़ा जो बिल्डिंग जो आप बनाते थे, ठीक है। तो वही इससे क्या उसका है जो मेंटल डेवलपमेंट से विकसित होगा। क्यों विकसित होगा? उसको ये समझ में आएगा कि कौन सा ब्लॉक है। जैसे ये ब्लॉक सबसे छोटा है तो इस ब्लॉक को सबसे नीचे रखेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे कि कॉर्नर में रखेंगे, तो इससे उसका मेंटल डेवलपमेंट क्या होगा, बालक को उसका विकास होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम 2005 असाइनमेंट इन मैथमेटिक्स शुड इंक्लूड रैंकिंग द स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर स्कोर्स, progress of the students in terms of conceptual understanding and acquisition of problem solving skills, testing the knowledge of procedures and formulae, testing the ability of students to do error free calculation। कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन में फिनब्लैंस को सम्मिलित करना चाहिए। छात्रों को उनके प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने के लिए, कभी भी श्रेणीबद्ध करने के 2005 कभी नहीं कहा है, कभी भी बांटने के लिए आपको नहीं कहा है। छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल को अर्जन संबंधित करनी चाहिए, ठीक है। कार्यविधियों और सूत्रों को ज्ञान परख, ये गलत है। छात्रों को त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता की परख, ये भी क्या बिल्कुल आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर क्यों है? छात्रों की कल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल को अर्जन संबंधित प्रगति। बालक को मैंने आपको एनसीएफ 2005 में क्या पढ़ाया था? मैंने आपको ये पढ़ाया था कि उसका जो गणित जो है वो डेली जीवन से उसको जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। और बालक को कोई समस्या हो ना, बालक को कोई भी समस्या हो, शिक्षक उसको क्या करे, उसको समाधान करे। जब तक शिक्षक उसको समाधान नहीं करेंगे तो बालक का जो गणित है, गणितीकरण जो बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कार्यविधियों और सूत्रों को ज्ञान की परख, ऐसा गलत है। उसको सब चीज़ की उसको परख है जो होनी चाहिए, सारी चीज़ का उसको मैथ पहले समझना चाहिए, मैथ वो समझेगा, फिर उसका कार्यविधि समझेगा, फिर उसका सूत्र है जो वो याद करेगा, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन में ये गलत क्यों है कि आपको कभी भी किसी चीज़ को बांटने के लिए नहीं कहा गया है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये समझ में आपको आ गया। छात्रों को त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता की परख, ऐसा कुछ नहीं है। बालक गलती करेगा तभी सीखेगा। मैंने आपको एनसीएफ 2005 में भी पार्ट में पढ़ाया था, बताया भी था कि बालक जितना ज़्यादा गलती करेगा उतना ज़्यादा बालक है जो सीखेगा। शिक्षक भी उससे जानेंगे कि बालक कहाँ पर गलती कर रहा है, शिक्षक उसे बताएंगे भी, उससे निर्देश भी देंगे कि तुम यहाँ पर गलती नहीं करो, तुमसे ये गलती हो रहा है, तो बालक वहाँ पर वो सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या बिल्कुल राइट आंसर है कि छात्रों को संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल अर्जन संबंधित प्रगति। बालक को किस प्रकार से उसको एक वे दिया जाए, एक रास्ता दिया जाए कि बालक उस चीज़ को सीख सके, मैथ को, गणितीकरण को वो सीख सके, और समस्या समाधान के कौशल को अर्जन संबंधित प्रगति। अब बालक कहाँ पर समस्या कर रहा है उस चीज़ को बालक, उस शिक्षक वहाँ पर ध्यान देंगे, अब बालक वहाँ पर कौशल है जो अर्जित करेगा और वो विकास करेगा, प्रगति के राह पर वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बनाइए। इसको नीचे लाइव कमेंट्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। कि मिसेज प्रिया टॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। मिसेज प्रिया है जो डिवीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑथेंटिक टास्क टू एसेस स्टूडेंट ऑन दिस। तो वो बच्चे को किस विधि के अनुसार बता रही है, उसका सही आंसर क्या होगा, अब उनसे बताइए, नीचे लाइव कमेंट्स में कमेंट कीजिए। What will you get when you divide 65 by 13? What does division of one number by another mean? Explain using examples.
डिस्ट्रीब्यूट 100 अवेलेबल ड्राइंग सीट अमंग 25 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इक्वली। Mrs. Priya taught the concept of division. Which of the following is best example of an authentic task to assess student on this? एग्जाम्पल नंबर 4 के भी देखिए, ऑप्शन नंबर 4 को सॉरी देख लीजिए कि मेक ए फ्लैग ऑफ योर क्लास बियर वन वर्ड ऑफ द फ्लैग इज ब्लू। चलिए हिंदी में इस प्रश्न को देखिए और नीचे आंसर भी दीजिएगा इसका। कह रहा है कि श्री प्रिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई है। इस पर छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रमाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? 65 को 3 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा? एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने का क्या अर्थ होता है? उदाहरण देते हुए समझाएं। आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करें और अपनी कक्षा के लिए एक झंडा बनाएं जिसका 1/3 भाग नीला है। देखिए, तो बालक को यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो मिसेज जो प्रिया है वो बालक को मैथ डिवीजन सिखा रही है। क्या सिखा रही है आपको? डिवीजन आपको सिखा रही है। तो यहाँ पर क्या सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी गलत क्यों होगा मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कब बाकी ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों है, बी गलत क्यों है और डी गलत क्यों है। ठीक है, तो 65 को 3 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा, ये इससे बालक है जो डिवीजन आपको नहीं सीखेगा। ठीक है, बालक को सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट आपको समझाना होगा और उसको वो उदाहरण देना होगा। आपको डायरेक्ट उसको नंबर वाले उसको उदाहरण नहीं देने होंगे, आपको उसको बेसिक चीज़ से उसको उदाहरण देना होगा कि तुम यहाँ पर 6 स्टूडेंट बैठे हो और वो 2 है, इसे भागा दोगे तो कितना बचेगा। तो इस प्रकार से आपको बालक को आपको उदाहरण देकर आपको बताना होगा और समझाना होगा। ऑप्शन नंबर बी भी आपको क्या बिल्कुल आपका गलत है। क्या करें कि एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने का क्या अर्थ होता है, उदाहरण देते हुए समझाएं। मैं आपको बार बार इसी चीज़ कहूँगा कि इस प्रकार से आपको नहीं समझाना है। बालक को सबसे पहले आपको बेसिस लेवल से समझाना है और उस प्रकार से समझाना है कि सभी बालक आपको समझ में आ जाए और एक छोटा सा उदाहरण लेना है और उसका सामने जो वस्तु को देख रहा है ना उस प्रकार से उसका उदाहरण है जो उसको लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। यह कह रहा है कि आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में से 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करें। यह कहा जा रहा है कि आपके जो क्लास वर्ग है उसमें 25 को लड़के हैं। ठीक है, और आपके पास 100 को आपके पास ड्राइंग शीट है, तो प्रत्येक लड़के के पास कितना कितना ड्राइंग शीट जाएगा उसके बारे में बताइए। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे बालक को मालूम चल जाएगा कि एक विद्यार्थी को हमें एक लड़का को हमें 4 को ड्राइंग शीट है जो देना है। ठीक है, अपनी कक्षा के लिए एक झंडा बना जिसमें 1/3 भाग नीला है, ये भी बिल्कुल गलत है। अब आगे बढ़ेंगे। इन मिडिल एंड हायर स्कूल इट इज ऑब्जर्व दैट बॉयज परफॉर्म बेटर देन गर्ल्स इन मैथमेटिक्स। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस सिचुएशन पॉइंट आउट दैट द रीजंस फॉर दिस डेट। कह रहा है कि गर्ल्स हैव पुअर लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल्स, मैथमेटिक्स इज नॉट फॉर गर्ल्स, गर्ल्स आर सोशलाइज्ड to believe that mathematics is considered to be a masculine domain and hence it is difficult। यहाँ तक सब लोग पढ़िए और नीचे लैपटॉप कमेंट्स में कमेंट कीजिए और इस तीनों में से कोई एक ही आंसर होगा। पर्सन मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके बताऊंगा। पता नीचे लैपटॉप कमेंट्स में कमेंट कीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर 4 को भी देख लीजिए कि बॉयज आर नेचुरली इंक्लाइंड लाइक नंबर्स एंड मैथमेटिक्स। ये सब के सब आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपको है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा देखा गया है कि गणित में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का संरचनात्मक विश्लेषण इस ओर इशारा करता है कि इसका कारण हो सकता है लड़कियां गणितीय तर्क वितर्क करने में असमर्थ होती है, गणित का ज्ञान लड़कियों के लिए नहीं है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध करवाया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र है अतः यह कठिन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है और राइट है। ठीक है, आपका ए गलत है, बी गलत है और सी आपका बिल्कुल राइट है। माध्यमिक आपका और उच्च माध्यमिक आपका हो गया 6 से 8 क्लास और उच्च माध्यमिक आपका हो गया 9 से 10 क्लास। ठीक है, तो कह रहा है कि इस विद्यालय में ऐसे देखा गया है कि जो लड़के जो होते हैं ना वो लड़के से बहुत ज़्यादा तेज होते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
तो इस परिस्थिति का संरचनात्मक विश्लेषण इस ओर इशारा करता है। इसका कारण क्या हो सकता है? पहला कारण जो गलत है वो आपका ए बी है और सी आपका बिल्कुल राइट है। लड़कियां गणित तर्क वितर्क करने में असमर्थ होती है, ऐसा बिल्कुल गलत है। लड़का हो या लड़की दोनों बिल्कुल सही होती है, दोनों निपुण होती है मैथ बनाने में, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। कह रहा है कि गणित का ज्ञान लड़कियों के लिए नहीं है, ऐसा गलत, बिल्कुल गलत है। गणित का ज्ञान सभी विद्यार्थियों के लिए है, इसमें कोई भी जेंडर, लिंग या धर्म का विभाजित उसको नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में, मतलब कि सोशलाइजेशन में अधिकतर लड़कियों को यह बोध करवाया जाता है उसको घर में, जैसे कि ठीक, मैं इसका आपको उदाहरण देता हूँ। लड़कियों को यह बोध करवाया जाता है कि गणित एक पुरुषों का क्षेत्र है, यह कठिन है। जैसे कहने का मतलब यह है कि पहले से ही हम अगर ये देखा गया है कि मतलब पिताजी हों या कोई भी हो ना, तो सब्जियां लाने के लिए आपको पुरुष को भेजते हैं या किसी को पुरुष को भेजते हैं, या फिर आते हैं बाहर से आते हैं तो वो उनका जब सैलरी आता है तो वो पुरुष के हाथ में या बेटे के हाथ में थमा देते हैं। उनको लगता है कि बेटा जो है वो, पुरुष जो है वो क्या करता है, वो आपको सही है, जो वो मैथमेटिक्स में वो तेज होता है। तो ये सामाजिकरण का गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग preparatory activity is most suitable before teaching the concept of multiplication? Introduce the symbol of multiplication first. इसका और जूम में नहीं कर सकता क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग है, बड़ा है, और ये इतना तक जूम तक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको छप जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको ABC में से कोई एक राइट आंसर है, यहाँ तक मैं आपको हिंट दे देता हूँ। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग preparatory activities is most suitable before teaching the concept of multiplication? Introduce the symbol of multiplication first. Second, asking a student to find the number of balloons their class will have if each of them brings 5 balloons. Third है कि asking students to count the number of students in their school. Fourth है कि asking a student to solve if you get Rs 10 as pocket money each day, in how many days will you get 100? प्रश्न को हिंदी में देखिए कि संख्याओं को गुणन करने की अवधारणाओं को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधियां सबसे उपयुक्त है? सर्वप्रथम गुणन के चिन्ह को परिचय देना, छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाते हैं, छात्रों से उनके विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कुल संख्या गिनने के लिए कहना। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है जिक्र करते हैं, बताते हैं क्यों आंसर इसका राइट आ रहा है। तो इसमें क्या करें कि संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? तो समझिएगा, सर्वप्रथम गुणन के चिन्ह को परिचय देना, बिल्कुल ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अब गुणन के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बालक से पहले स्टार्टिंग से जान जाता है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन के जो सन है जो वो होता है। तो ये क्या बिल्कुल गलत है, बी का रहा है, बी बिल्कुल राइट है। यहाँ पर सी को गलत है, जो क्यों है उसको मैंने आपको बताता हूँ, चर्चा करता हूँ, बताता हूँ कि छात्रों से उनके विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या गिनने के लिए कहना, तो ये करना इम्पॉसिबल है। एक बालक इसको, यह असंभव काम है जो ये बालक है जो नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर जो सी है गलत हो गया और ये गलत हो गया, बी आपका राइट किया। मैं इसके बारे में बताता हूँ कि छात्रों की उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, स्टार्टिंग से मैं आपको जिक्र करते जा रहा हूँ कि बालक को उस प्रकार से गणितीकरण पढ़ाया जाए, बताया जाए, उनको गणितीकरण समझाया जाए, तो बालक को जो गणितीकरण जो है उसको उस प्रकार से, बालक को जो गणितीकरण है वो उस प्रकार से समझाया जाए, बताया जाए कि उससे क्या हो ना कि बालक को सब कुछ जो है ना वो उसके सामने उदाहरण के तौर पर हो। जैसे यहाँ पर बालक को बता रहे हैं कि तुम्हारे क्लास वर्ग में, तुम्हारे कक्षा वर्ग में है जो कितने हैं, तुम्हारे कक्षा वर्ग में है जो प्रत्येक जो बच्चा जो है वो 5-5 गुब्बारा लेकर आया है, 5-5 बैलून्स लेकर आया है, तो बताओ तुम्हारे कक्षा वर्ग में कितने बैलून्स हैं। तो बालक सबसे काउंट करके बता देगा कि पूरे वर्ग में आपको 25 है जो। तो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है, ये बहुत ही सही उदाहरण भी है। आपको बालक को किसी को आपको गुणन जो सिखाना है, गुणनखंड के बारे में आपको सिखाना बताना है, तो सबसे अच्छा विधि था कि बालक को बताएं कि बालक को ये बताएं कि आपके जो कक्षा वर्ग में कितने सारे स्टूडेंट हैं और उन सभी के पास आपको इतने 5 को बैलेंस दिए हुए हैं,
तो बताओ प्रोडक्ट कितना बैलेंस होगा। तो बालक वहाँ पर से उसको मल्टीप्लिकेशन करके आपको बता सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सही उदाहरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 55 में कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 फीचर ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑन वन ऑफ द मोस्ट डिजिटेबल फीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल। Concept must be presented from abstract to concrete. The cover page of textbook should be attractive and colorful. It should conclude mathematical problems based on formula and algorithms. Fourth यह है कि it should present the mathematical problems that are contextual and related to life experience of children. बताइए इसका लाइव टेट कौन कमेंट भी कीजिएगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। फिर से एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी में प्रश्न को देख लीजिए इसको कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की एक अवांछनीय विशेषता की निरूपित करता है। अवधारणाओं को अमूर्त से मूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के आवरण पृष्ठ को आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। इसमें सूत्रों और कलन विधियों पर आधारित गणितीय समस्याएं सम्मिलित होनी चाहिए। और आगे फोर्थ आपका क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हो उनको प्रस्तुत करना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 हमें क्या कहता है कि इसमें प्राथमिक स्तर पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा प्राथमिक स्तर पर कर रहा है, किस पर कर रहा है प्राथमिक स्तर पर, किसमें वो कर रहा है प्राथमिक स्तर पर कर रहा है। ठीक है, देखिए तो अवधारणाओं को अमूर्त से मूर्त के ऊपर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको प्राथमिक लेवल पर अभी से कुछ बताया नहीं गया था। उसमें अमूर्त चीज़ के बारे में उसको बचपन से उसको बताया जा रहा था अमूर्त के बारे में। ठीक है, तो अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर आपको जाना था। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के आवरण पृष्ठ को आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से क्या होगा, एनसीएफ 2005 में से कुछ भी आपको कहा नहीं गया है। इसमें सूत्रों और कलन विधियों को आधारित गणितीय समस्या को सम्मिलित होनी चाहिए, ऐसा भी आपको इसमें ऑप्शन नंबर 3 भी आपको एनसीएफ 2005 में नहीं कहा गया है। एनसीएफ 2005 का जिन लोगों ने क्लासेस नहीं किए वो लोग नीचे जाकर देख सकते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा ना तो आपको एनसीएफ 2005 का निचोड़ मैंने एक आपको वीडियो बनाया गया है पूरी तरह से, मैं निचोड़ आपको कर दिया उसको मैथमेटिक्स के बारे में, उसको जोड़ जाके देखिएगा, पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। और इस साल एग्जाम्स में आपको 2005 से क्वेश्चन अवश्य पूछे जा रहे हैं। इसमें गणितीय समस्याओं को जो कि संदर्भ और बच्चों के जीवन अनुभवों के संबंधित हो उसको प्रस्तुत करना चाहिए। तो बिल्कुल मैंने यही कहा था, मैंने आपको पॉइंट में मैंने को नोट किया था कि बालक का जो गणितीय करण जो हो ना वो डेली जीवन से हो, उसका डेली जीवन से क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, जिससे कि बालक उस गणितीय करण को सीख सके और समझ सके। ठीक है, चलिए इसको बताइए कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग लेवल्स एट बेन हिले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल डेवलपमेंट। इस बार भी इसका प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है और इसका मैं थ्योरी क्लास मैंने आपको करवा चुका हूँ, जोड़ जाकर सब लोग जोड़ सभी लोग जाकर देखिएगा। बेन हिले का थ्योरी का मैंने आपको थ्योरी क्लास में आपको करवा चुका हूँ। विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, डिडक्शन, रिलेशनशिप, डिडक्शन, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, रिलेशनशिप, डिडक्शन। कह रहा है कि बेन हिले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के सत्रों को सही क्रम को पहचान कीजिए। बताइए इसमें से। चलिए तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, इसका थ्योरिकल से जो कर चुके हैं इसको डायरेक्ट इसका आंसर मार सकते हैं। पहले दृश्यकरण वस्तु को देखेंगे, फिर इसका विश्लेषण करेंगे, फिर इसका संबंध को पहचानेंगे, फिर इसका जो उत्तर होगा वो निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये आइए, ये प्रश्न वो कल भी दिए थे और आज भी प्रश्न आ चुका है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानिए, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI कल भी इस प्रकार क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ और इस प्रकार क्वेश्चन को कंफर्म पूछेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम्स में हर बार पूछा जा रहा है, इस बार भी पूछा गया था और हर बार पूछा जाएगा आपको पेपर 1 में। और ये बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका 1 नंबर यहाँ से फिक्स था, एनसीएफ 1 नंबर आपको फिक्स कर दिए थे और भी क्वेश्चन में आपको प्राइमरी लेवल में आपको पता है वो भी क्वेश्चन आपका क्या पूरी तरह से आपको फिक्स है। क्या कर रहा है
कि टीचर आस्क्ड द क्लास टू सब्ट्रैक्ट इतना from 5 from 25, 70% ऑफ द क्लास से 25 देयर वर्क वाज सोने जितना, ठीक है। रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैलेस वैल्यू एंड आस्किंग स्टूडेंट टू एक्सप्लेन द प्रोसेस दे हैव टू यूज टू सोल्व द प्रॉब्लम। Revise the rule of subtraction of one digit numbers from two digit numbers, that digits should be written from right to left. Give more practice simple problems like subtracting one digit numbers. Use a number line to explain how subtraction is done. एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में छात्रों को 75 से 5 घटाने को कहा। कक्षा के 70% छात्रों ने कहा कि 25। उन्होंने यह गणना इस प्रकार दिखाई, देखिए 75 में माइनस किए उन्होंने 5 इस प्रकार से, तो उनका कितना है, उनको 25 आया है, जो बिल्कुल पूरी तरह से क्या है उसको, ये गलत है। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, 70 आएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर है और ये क्या बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब देखिए, स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं और विद्यार्थियों से कहें कि उन्हें प्रश्न हल करने की जो प्रक्रिया उपयोग की है उसे समझाएं, ठीक है। दो अंकीय संख्याओं में से एक अंक की संख्याओं को व्याकरण नियम को दोहराते हुए बताएं कि अंक दाहिनी और बाईं की ओर तरफ लिखी जानी चाहिए। एक इकाई संख्याओं को घटाने जैसे सरल प्रश्नों का अधिक अभ्यास करवाएं। संख्या रेखा को उपयोग करते हुए समझाएं कि किस प्रकार की व्याकरण किया जाता है। तो कल जो मैंने आपको जो चर्चा करवाया था, बताया था, देखिए बालक को अगर यहाँ पर रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैलेस वैल्यू, बालक को कहें कि उसको पैलेस वैल्यू कॉन्सेप्ट उसको रिवाइज करने के लिए, एंड आस्किंग स्टूडेंट टू एक्सप्लेन द प्रोसेस दे हैव टू यूज टू सोल्व द प्रॉब्लम। अब बालक से पूछें कि तुमने यहाँ पर जो सोल्विंग जो किए हो वो कैसे किए हो, तुम इसको एक्सप्लेन करो। तो बालक जब एक्सप्लेन करेगा तो वो वहाँ पर बालक को हम समझाएंगे, बताएंगे कि ये जो तुम किए हो वो क्या बिल्कुल तुम्हारा गलत है और इस प्रकार से तुम्हारा नहीं होगा। तो ऑप्शन में क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। देखो यहाँ पर स्थानीय मान की अवधारणाओं को दोहराएं और विद्यार्थियों से कहें कि उन्हें प्रश्न हल करने की जो प्रक्रिया उपयोग की है उसे समझाएं, ठीक है। यहाँ पर दो अंक संख्याओं में से एक अंक की संख्याओं को व्याकरण के नियम को दोहराते बताएं कि अंक दाईं की ओर बाईं की ओर की तरफ लिखे जाने चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, बालक एक बार समझ जाएगा तो बालक उसका दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। अगर उसको बालक को अगर हम लोग स्थानीय मान के अनुसार समझाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा बालक समझ में आएगा। चलिए इस प्रश्न को फिर से, नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न फिर से आ रहा है, बहुत बार ये पूछा जा रहा है, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंस है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास सेज 270 + 34 इज इक्वल टू, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास सेज 270 + 34 इज इक्वल टू रिवाइजिंग द, ठीक है। तो इसका आंसर तो पहले से होगा, यही होगा। कल ही मैंने इसको बताया था, कल ही मैंने इसको क्या बताया, कल ही मैंने आपको इसको बताया था कि 270 + 34, ठीक है। तो 4 7 3 10 और ये 2 के 2। तो बालक यहाँ पर क्या किया, बालक यहाँ पर रीग्रुपिंग आपको नहीं कर पाया। बालक यहाँ पर क्या कर पाया, बालक यहाँ पर रीग्रुपिंग, यहाँ पर एडिशन किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रीग्रुपिंग नहीं कर पाया। रीग्रुपिंग कहने का मतलब ये है कि बालक को ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो 7 + 3 जो होगा, कल इस चीज़ को मैं बताया था। इस प्रकार प्रश्न हमको एक प्रश्न कन्फर्म पूछता है, तो 7 + 3 कितना होगा, 10 हो गया और इसमें 1 बच गया। तब ये जो टेंस जो होगा ना वो इसमें नेक्स्ट नंबर में क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, वो ऐड होगा। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर क्या होता है, 3 होता है, यहाँ पर 1 आपका नहीं होता। तो एडिशन एंड रीग्रुपिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि ए क्लास 5 प्राइमरी स्कूल टीचर गिव्स द फॉलोइंग टास्क टू हिज स्टूडेंट फ्रॉम योर नेबरहुड। कलेक्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 3 and 5 from the information collected. Classify number of boys and girls studying in class 3 and 5. Include at least the 10,000 in your project, 10 households in your project. The above activity can be best used. पोटेंशियल अपडेट कमेंट कमेंट कीजिए। मैं इस चीज़ का आंसर भी सॉल्व करता हूँ, मैं इसका हिंदी में प्रश्न में आपको शो करता हूँ।
to make students sensitive towards gender bias, gender difference, to introduce the concept of data handling, to develop values of community service in a school student, to access teachers' creativity for the purpose of his promotion। कर है कि एक पश्चिमी कक्षा के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य देते हैं। अपने आस पड़ोस से कक्षा 3rd और 5 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या एकत्रित कीजिए। एकत्रित जानकारी से 3rd और 5th कक्षाओं में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों को वर्गीकृत कीजिए। अपनी परियोजना में कम से कम 10 घरों को सम्मिलित करो और उपयुक्त क्रियाकलाप को सर्वोत्तम रूप से उपयोग किया जा सकता है। देखिए, तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है और बहुत ही इस में से पहला और दूसरे में से कोई एक ही आंसर होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो शिक्षक जो है ना, वो बता रहे हैं ना कि अपने आस पड़ोस जो घर है वहाँ पर से 10 घर में जाइए और वहाँ से ये पता कीजिए कि क्लास 3 और क्लास 5 में कौन कौन सा बॉयज और गर्ल्स कितने कितने पढ़ते हैं, ठीक है, और उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑप्शन है वो उसको सही रूप से सही ढंग से उसको बता रहा है, बताइए। छात्रों को लैंगिक जेंडर की विभिन्नताओं को प्रति संवेदनशील बनाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है कि आंकड़ा प्रबंधन की अवधारणा को परिचय देने के लिए। आंकड़ा प्रबंधन कहने का मतलब क्या है? डाटा हैंडलिंग। क्या है? डाटा हैंडलिंग, समझिए। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा हैंडलिंग, टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा हैंडलिंग, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों आंसर राइट है? मैंने आपको क्या बताया कि इसमें जो क्या होता है कि आप कुछ घर में गए, उस घर में कितने लड़के थे लड़कियां थी वो पहले मालूम चला, उसमें से कौन कौन से लोग स्कूल जा रहे हैं भी मालूम चल गया, और ये भी मालूम चल गया कि कौन सा 3rd और 4th में कौन कौन से गर्ल्स है जो पढ़ते हैं। अब उसके कुछ मैथ बनाने होंगे, उसका फिर डाटा हैंडलिंग पर कुछ बनाना होगा, एक चित्रकरण करना होगा, जितने डाटा हैंडलिंग है उस पर एक सौ बाई होता है, उस पर तुम चित्र बना, बताओ कि इसमें कितना बॉयज है, गर्ल्स कितने है जो जाते हैं विद्यालय, या कितने कौन कौन से क्लास में पढ़ते हैं। तो ये बनाने के लिए कहा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे, आपका सबसे लास्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट टॉट यूजिंग ए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। चलिए, पता नहीं वो ब्लर क्यों हो रहा है, ऐसे वो ठीक दिख रहा है, बस जूम करने पर ब्लर हो रहा है, बट छोड़िए, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट टॉट यूजिंग ए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, मैं इसको हिंदी में कर लेता हूँ, हिंदी में इसको सही दिखा जाए, ठीक है। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है? पहला, विभिन्न संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करना, अलग अलग विमाओं वाले आयतों की लंबाई मापना, विभिन्न वस्तुओं को वजन को तुलना करना, दर्शाना कि किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने के लिए किस प्रकार 10वीं आकृति को बदल जाएगी, बताइए। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा मैं आपको इसका पीडीएफ में मैं आपको पूरा अच्छे से विस्तार रूप से मैं आपको दे दूंगा। मैं आपको कल भी इस प्रकार से मैं शेयर कर चुका हूँ पीडीएफ, जिन जिन लोगों ने मुझे मांगे हैं। और मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, मुझे बहुत सारे लोगों का नाम नहीं पता, या जो लोग मैसेज करे हैं मैं लाइव चैट कमेंट में उनका नाम नहीं पता, तो वो लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करें, तभी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ पीडीएफ। पर्सनली मुझे मैसेज करें, मैं आपको लिंक भी शेयर कर देता हूँ, तो वो लोग मुझे पर्सनली मैसेज करें कि हाँ सर मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको इसका पीडीएफ है जो सेंड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। सभी लोगों को शेयर नहीं करूँगा, जो लोग इस क्लासेज को देखेंगे मैं उन्हीं लोगों को मैं आपको सिर्फ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि हर चीज़ करने में बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हर चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर जो 3 जो आ रहा है, जो 3rd जो आ रहा है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। 3rd जो ऑप्शन जो आ रहा है बिल्कुल क्या है, बिल्कुल उनका राइट आंसर है कि विभिन्न वस्तुओं के वजन की तुलना करना, फाइंडिंग द कंपेयरिंग द वेट ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कंपेयरिंग द वेट ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ओके, नहीं, यहाँ पर गलत हो गया।
यहाँ पर थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, बता रहा हूँ इसका, ये थर्ड ऑप्शन इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 है जो बिल्कुल इसका राइट आंसर। शोइंग हाउ द 10th shape is series will change when the third shape changes. Showing or measuring the length of rectangle with the various dimension, ठीक है। शोइंग फाइंडिंग पैलेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द वेरियस नंबर, ये गलत है। मेजरिंग द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स विद द वेरियस डायमेंशन, कंपेयरिंग द वेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नहीं, वेट के बारे में जिक्र नहीं किया रहा था यहाँ पर। शोइंग द हाउ द 10th shape is in a series will change when the third shape changes. मेजरिंग द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स विथ वेरियस डायमेंशन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सबमिशन के बारे में जो आपका सबमिशन जो सॉफ्टवेयर है इसका ऑप्शन नंबर 4 के बिल्कुल राइट आंसर है। सबमिशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते निम्न में से क्या सबसे अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है? तो सबसे अच्छी तरह से ये सिखाया जा सकता है कि यहाँ पर जो अलग अलग जो आकृतियाँ हैं, जो शेप्स हैं, उनके जो सेम पैरामीटर है उनके डिफरेंस निकालना, उन्हें क्या निकालना, डिफरेंस निकालना। तो ऑप्शन नंबर 4 में यही कह रहा है कि दर्शाना कि किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किस प्रकार की 10वीं आकृति में बदल जाएगी। तो यहाँ पर वो क्लास आपको समाप्त कर रहे हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा मुझे लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट करें। वीडियो को आप समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।